चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 11वां चैप्टर जिसका नाम है मेरे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर के कविता सारांश को मैं बहुत ही एक्सप्लेन से समझा चुका हूँ। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे ना तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये बातें आपको नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे नन्हे बेटे को जिस चैप्टर से है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इसका पहला क्वेश्चन है बिटिया से क्या सवाल किया गया। क्वेश्चन क्या है, बिटिया से क्या सवाल किया गया। तो बिटिया से यही सवाल किया गया कि लोहा कहाँ का है। तब बिटिया सोच कर जवाब देती है। बिटिया सोच कर जवाब देती है कि जो चिमटा है, जो मतलब करछुल है, जो सिगड़ी मतलब जो कढ़ाई है, जो घर के अंदर जो बर्तन यूज होता है, वो सब क्या है, एक लोहा है। और साथ में दो खंभों के बीच जो तार लटका रहता है जिस पर भैया की गीली चड्डी सूखने के लिए पसारी रहती है, वो तार भी क्या है, एक लोहा है। कौन कहती है, लड़की कहती है। तो बिटिया से क्या सवाल किया गया, तो बस ये किया गया कि बिटिया से सवाल किया गया, सवाल ये किया गया कि लोहा कहाँ का है। तो बिटिया जवाब देती है कि घर के अंदर जो सामान यूज होता है वो सब क्या है, एक लोहा है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, तो इतनी बात आपको लिखनी है कि बिटिया कहती है कि जो चिमटा है, जो सिगड़ी मतलब जो सिगड़ी मतलब जो कढ़ाई है, जो करछुल है, करछुल देखे ना घर के अंदर, बिटिया कहाँ कहाँ मतलब लोहा पहचान पाती है। तो लिखना है कि बिटिया घर के कुछ सामान जैसे चिमटा, कढ़ाई, करछुल, उसके बाद दरवाजे का जो झिटकिली होता है, झिटकिली मतलब जिससे लगाया जाता है, दरवाजे का झिटकिली, दरवाजे के अंदर जो कब्जा लगाया जाता है, वो सब क्या है, लोहा है। और साथ में बिटिया ये भी कहती है कि दो खंभों के बीच जो तार लगाया जाता है जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी सूखने के लिए पसारी गई है, वो भी क्या है, वो तार भी एक लोहा है। तो वो तार तक जो बिटिया है ना पहचान पाती है कि वो सब क्या है, लोहा है। इतनी बात आपको लिखनी है। आगे देखिए 3 नंबर, कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं। वही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है। मतलब जो कवि है, कवि अपने मतलब चैप्टर में किसको नायक बनाते हैं, भिलाई को। ठीक है ना। यहाँ पर कवि जो है लोहे की पहचान अपनी बेटी को किस रूप में कराते हैं, और जो पत्नी उनकी है वो किस रूप में अपनी बेटी को लोहे की पहचान कराते हैं, ये आपको बताना है। तो लिखना है कि कभी अपने बेटी को लोहे के बारे में बताने के लिए फावड़ा, हल मतलब फावड़ा का मतलब क्या होता है, हल, कुदारी और भी बहुत सारे सामान जैसे बैल का जो चक्का होता है, उसका जो पट्टा होता है वो भी क्या है, एक लोहे का। बैलों की जो घंटी होती है, मतलब बैलों के गर्दन में जो घंटा होता है उसके अंदर की जो गोली होती है वो सब क्या है, लोहा है। तो ये इसकी पहचान कौन कराते हैं, कवि कराते हैं। कवि क्या कराते हैं, जो हम लोग हल यूज करते हैं, कुदारी यूज करते हैं, बैलों के चक्कर का पट्टा भी एक लोहा का है, बैल के गर्दन में जो घंटी होता है उसके अंदर का जो गोली होता है वो सब भी क्या है, एक लोहा है। तो इस रूप में लेखक जो है ना मतलब पहचान कराते हैं लोहे की। और उनकी पत्नी किस रूप में पहचान कराती है, तो उनकी पत्नी कहती है कि जो खुरपी हो गया, जो हंसुआ हो गया, जो टांगा हो गया, जो गरासी हो गया, जो मतलब जो फसूल हो गया, ये सब क्या है, लोहा है। और साथ में कहते हैं कि जो बाल्टी है वो सब भी क्या, उनकी पत्नी कहती है कि जो बाल्टी है वो सब भी लोहा है। और कुएं में डाली गई बाल्टी के लिए जो घिरनई यूज किया गया है वो भी क्या है, लोहा है। तो जो लेखक है वो अपने अपने तरीके वाले मतलब क्या किए, लोहे की पहचान कराए, जैसे कुदारी हंसुआ है मतलब कुदारी, हल। और जो इनकी पत्नी है वो अपने अनुसार घर की काम काज वाली लोहे की पहचान कराए हैं। तो इतनी बातें आपको लिखनी है। अरे ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। देखो बुआ, लोहा क्या है, तो इस दुनिया में जितने भी मेहनत करने वाले इंसान है सब लोहा है। जितने भी सताई गई औरतें हैं, दबी हुई औरतें हैं, बोझ उठाने वाली औरतें हैं, वो सब क्या है, लोहा है। ऐसा कौन कहता है, लेखक। तो लोहा क्या है, तो एक ऊर्जा का, एक शक्ति का प्रतीक है जिसके माध्यम से हमारा समाज जो है ना विकसित होते जा रही है। तो बस इतनी बात देखना है कि लोहा क्या है। तो लोहा आज के समाज में एक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हो चुका है जिसके माध्यम से हमारा समाज पूरी तरह से विकसित हो चुका है। और इसी के आधार पर हमारा समाज बहुत आगे जा रहा है। जिस दिन लोहा खत्म उस दिन समाज का विकास खत्म। अगला 5 नंबर, इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा की गई है ना, कि इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा की गई है। तो इतना लिखना है कि जो लेखक हैं, जो कवि है वो अपने माध्यम से अपनी बेटी को लोहा के बारे में बताते हैं। उनकी जो पत्नी है वो भी अपने माध्यम से लोहा के बारे में अपनी बेटी को समझाती है, बताती है। और साथ में वो दोनों
उनकी पत्नी और कवि और बिटिया, ये तीनों मिलकर जब लोहे की खोज कर रहे हैं, तब ये जो घटना हो गई, इस घटना को इस घटना से उस घटना तक कहा गया है। मतलब यहाँ पर यह है कि इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा की गई है, यहाँ उन घटनाओं की किन घटनाओं की चर्चा की गई है। तो अपनी बेटी को सिखाने के लिए अब सारे जो घर के लोग हैं वो मिलकर लोहा ढूंढना चाहते हैं, तो इसी घटनाओं की चर्चा की गई है। यानी उसी पॉइंट को इस घटना से उस घटना तक की बताई गई है। किस घटना तक कहने का मतलब ये है कि मतलब जो कवि है वो अपने तरीके से अपने बेटी को लोहे की पहचान करवाते हैं, जो उनकी पत्नी है वो भी अपने तरीके से लोहे की पहचान कराती है। अब क्या होता है कि लेख मतलब जो कवि है, उनकी पत्नी है और जो बेटी है, ये तीनों मिलकर एक साथ लोहे ढूंढने का काम स्टार्ट करते हैं। यानी अपनी बेटी को सिखाने के लिए ये जो घटना घट रही है उसी को कहा गया इस घटना से उस घटना तक। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ आपको स्पष्ट करना है कि हर वो आदमी है ना, कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। यहाँ पर कहते हैं लेखक कौन, विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत करता है, जो परिश्रमी है, वो सब क्या है, लोहा है। आगे की जो औरत दबी हुई है, जो सताई गई है, जो बोझ उठाने वाली है, वो सारी औरत भी लोहा है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, पहले ये लिखना है कि जो पंक्ति है मेरे नन्हे बेटे से ली गई है, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। इसमें लेखक यही कहना चाहते हैं कि जो मेहनत करने वाला इंसान है वो सब लोहा है, और जो दबी सताई औरत है, जो परिश्रम करने वाली औरत है, जो बोझ उठाने वाली औरत है, वो सब भी क्या है, लोहा है। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा रोचक है। यहाँ पर है कि कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया, कवि और उनकी पत्नी जिन रूपों में इसकी पहचान करते हैं, ये आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, आपको बताना है। तो बस इतना लिखना है कि इस कविता में आसपास के लोहे की चर्चा की गई है। इसमें कवि, उनकी पत्नी और उनकी बेटियां अपने अपने तरीके से लोहे की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि कवि अपने तरीके से लोहे की पहचान करते हैं, उनकी पत्नी भी अपने तरीके से लोहे की पहचान करती है। इसके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि अपने अपने प्रयोग किए जाने वाले चीज़ों को ये तीनों दर्शाए हैं। जैसे जो कवि है वो कुदाल, हंसुआ, जो बैल का पट्टे, ये सब कवि यूज करते हैं, क्योंकि ये सब पुरुष यूज करता है, तो पुरुष के गुण को उजागर करता है। और जो उनकी पत्नी थी, जैसे खुरपी, हंसुआ, करछुल, ये सब क्या वो अपने तरीके से बोली थी। जो बाल्टी उल्टी वो अपने तरीके से लोहे की पहचान करी, और जो बेटी थी वो अपने तरीके से पहचान करी कि जो मतलब जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे की जो झिटकिली होती है, जो कब्जा होता है, ये सब क्या है, तो ये सब लोहा है। तो इसके माध्यम से मतलब आपके मन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो बस इतना लिखना है कि जो लेखक अपने तरीके से लोहा बताए हैं वो अपने जीवन में उपयोग होने वाले लोहा बताए हैं, और जो उनकी पत्नी लोहा की जानकारी दी है वो भी अपने जीवन में उपयोग होने वाली लोहा की जानकारी दी है, और इनकी जो लड़की है वो भी अपने जीवन में उपयोग होने वाले लोहा की जानकारी दी है। ठीक है ना। इतनी बातें आपको लिखनी है। 8 नंबर देखिए। मेहनत कश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या मतलब अभिप्राय है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेहनत कश आदमी है, जो दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत है, उससे लेखक का क्या अभिप्राय है, कवि का क्या अभिप्राय है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि यहाँ पर कवि कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी की जो भी इंसान मेहनत करने वाला है वो सब लोहा है, वो सब लोहा के समान है। और जो दबी सताई औरतें हैं, जो मतलब भूखे रहने वाली औरतें हैं, जो बोझ उठाने वाली औरतें हैं, ये सब भी क्या है, एक लोहा के समान है। तो कहने का मतलब जो परिश्रमी होता है, जो दुख सहता है, जो पीड़ा सहता है, वो सारे मनुष्य लोहा का लोहा होते चले जाते हैं। इतनी बातें आपको लिखनी है। 9 नंबर क्वेश्चन है। यह कविता एक आत्मीय संसार की सृष्टि करती है, पर यह संसार बाह्य निरपेक्ष नहीं है। इसमें दृष्टि और संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वास सम्मिलित है। इस कथन की पुष्टि करना है। कहने का मतलब ये जो कविता है ये एक आत्मीय संसार की सृष्टि करता है। मतलब इसमें लिखना है कि जो लेखक है वो अपने तरीके से अपनी बेटी को, मतलब जो कवि है वो अपने तरीके से अपनी बेटी को लोहा की जानकारी देते हैं। जो उनकी पत्नी है वो भी अपने तरीके से लोहा की जानकारी देती है, और जो उनकी लड़की है वो भी अपने तरीके से लोहा को ढूंढने का काम करती है। लेकिन बाद में परिवार का सारा सदस्य मिलकर लोहा ढूंढने लगता है। मतलब परिवार का जो सारा सदस्य है वो सब मिलकर क्या करने लगता है, लोहा ढूंढने लगता है। अब देखो सारा सदस्य मिल गया उस समस्या का हल करने के लिए, इस घटना को हल करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर जो कवि है ना, एक आत्मीय संसार की रचना की है। आत्मीय संसार मतलब परिवार के बंधन की मतलब चर्चा की है। तो यहाँ पर जो है ना वो लेखक जो है ना दर्शाना यही चाहे कि इस तरह से देखी जाए तो विनोद कुमार शुक्ल जी जिस जीवन की चर्चा की है वो क्या एक आत्मीय संसार की सृष्टि करता है, लेकिन ये बाह्य निरपेक्ष से संबंधित नहीं है। क्यों?
अगर मान लो कि आप पूरा अपने परिवार से बिलोंग करेंगे, घर में हमेशा रहेंगे, तो क्या लाइफ में कभी आगे बढ़ सकते हैं? वही कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि जो पारिवारिक संबंध है वो आत्मीय संसार की सृष्टि करता है, लेकिन वो बाह्य निरपेक्ष नहीं है, वो बाह्य निरपेक्ष नहीं है। हाँ, उसमें संवेदना, जिजीविषा और आत्मविश्वासता सम्मिलित है। इस कथन की आपको पुष्टि करना है। तो बस इतना लिखना है कि पूरा परिवार जो होता है ना, किसी भी समस्या का हल मतलब निकालने के लिए मिलकर उस समस्या का डटकर सामना करता है। इससे साबित होता है कि जो परिवार होता है, जो मतलब जो प्रेम का एक हम लोग का परिवार है, जो परिवार है वो सब क्या है, तो एक आत्मीय संसार की सृष्टि करता है। लेकिन सिर्फ घर के अंदर रहने से मनुष्य कभी विकसित नहीं हो सकता है, वह उसे बाहर भी निकलने की आवश्यकता है। वो बाहर निकलेगा तभी जाकर वो अपने आप को विकसित कर पाएगा। इतनी बातें आपको लिखनी है। अब अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर है, बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? देखो, पिताजी जो होते हैं ना, हमेशा अपने बच्चे को सीख देते हैं, कुछ नई नई चीज़ जानकारी देते हैं। इसी कारण से कहा गया है कि जो पिताजी होते हैं वो अपने बेटा चाहे बेटी को सिखलाते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो अपने बेटे को सिर्फ प्रेम भाव से सारी चीज़ें बताना जानती है। इसी कारण से वो क्या कर रही है, समझा रही है। तो इतनी बातें लिखना है कि जो पिता होते हैं अपने बेटी को, मतलब अपने बेटे चाहे बेटी को, वो नई नई चीज़ों की जानकारी देते हैं, जिसे हम लोग सिखाना कह सकते हैं। यानी पिताजी जो होते हैं ना, अपने बेटे या बेटी को सिखाते हैं। लेकिन माँ जो होती है, वो माँ जो होती है अपने बेटे या बेटी को क्या करती है, सिर्फ प्रेम भाव से पढ़ाना जानती है, प्रेम भाव से कुछ सिखाना जानती है। इसी कारण से माँ जो होती है ना, वो क्या करती है, समझाने का काम करती है, मारती नहीं है। तो इस तरह से आपका ये 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया, 1 से लेकर 10 तक सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।